एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। वो तीसरा दिन था। समीना अब बाकायदा खच्चर को दौड़ाने लगी थी। उस रोज उन दोनों ने शर्त बांध कर रेस लगाई थी और बस्ती के दूसरी तरफ तकरीबन 3 मील दूर निकल गई थी। उस तरफ भी एक छोटी सी नदी थी। नदी के करीब पहुंचकर उन्होंने खच्चर रोक लिए और नीचे उतर कर कह कहे लगाने लगी। ज़ैनब ने समीना के गाल पर बोसा देते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो खच्चर है, अब तुम घोड़ा भी दौड़ा सकती हो। समीना बोली, ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अगर तुम मेरा साथ न देती तो आज मैं इस तरह तेज रफ्तारी से खच्चर न दौड़ा सकती। वो दोनों नदी के किनारे पर बैठ गईं। उनके चारों तरफ गुंजान दरख्त थे और कद्दे आदम खुदरौ पौधे थे जिनमें छोटे छोटे रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। उन्हें वहां बैठे हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और फिर दफतन अपने अकब में पौधों की सरसराहट सुनकर वो चौंक गई। उसने मुड़कर देखा, तेज हवा से पौधे हरकत कर रहे थे और उनमें सरसराहट की आवाज पैदा हो रही थी। वो मुड़कर दोबारा ज़ैनब से बातें करने लगी। ज़ैनब ने उसके चेहरे के तासुरात से ताड़ लिया था कि वो किसी वजह से परेशान हो रही है। उसने समीना के चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा, क्या बात है? तुम बात बात पर चौंक जाती हो। तुम्हारे दिल में कोई खौफ है क्या? समीना बोली, हम जिस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं उसमें कदम कदम पर हमें खतरात का सामना रहता है। अगर हम एहतियात से काम न लें तो किसी भी वक्त बेखबरी में मारे जा सकते हैं। फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद वो बोली, तुम जानती हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं और अफगानिस्तान क्यों जाना चाहते हैं? ज़ैनब बोली, हाँ मैं सब जानती हूँ। मलिक फरीद खान अब वाकई अफगान मुजाहिदीन से अपने एहसानात का मुआवजा वसूल कर रहा है। वो पहले उन्हें रूसियों के खिलाफ लड़ने के लिए असलहा और गोला बारूद सप्लाई करता था, रुपए पैसे से भी उनकी मदद करता था, लेकिन उस वक्त भी वो अपने एहसानात की कीमत वसूल कर रहा था और अब भी कर रहा है। रूसियों से छीना हुआ असलहा अब अफगान मुजाहिदीन के लिए बोझ बन गया है। लड़ाई अब सिर्फ काबुल और उसके गिरदो निवाह में सिर्फ हुसूल इक्तदार के लिए हो रही है, जबकि पूरे मुल्क में रूसियों के खिलाफ जंग में जिन मुजाहिदीन ने अपना सब कुछ खो दिया था वो अब ये असलहा बेच बेच कर अपना नुकसान पूरा कर रहे हैं। मलिक फरीद खान इनका सबसे बड़ा गाहक है। वो आटे की एक बोरी के बदले कम से कम 10 क्लैशनकोफ राइफलें वसूल करता है। मुजाहिदीन बड़ी खुशी से ये सौदा मंजूर करते हैं। 10 राइफलें उन्हें खाने को कुछ नहीं दे सकती, जबकि उनके बदले मिलने वाली आटे की एक बोरी से वो चंद रोज तक पेट की आग तो बुझा सकते हैं। हमारी ये छोटी सी बस्ती मलिक फरीद खान ने हम पर तरस खाकर नहीं बसाई। ये बस्ती अली मेंगल शहर से तकरीबन 5 मील और हाईवे से तकरीबन 10 मील दूर है। मलिक फरीद खान के काफिले जब अफगानिस्तान से हेरोइन और असलहे की खेप लेकर आते हैं तो सरहद पार करने के बाद ये उनका पहला पड़ाव होता है। वो अपना सारा माल यहाँ रखते हैं। बस्ती के मकान बज़ाहिर कच्चे झोंपड़े नजर आते हैं, मगर उनके नीचे बड़े बड़े तहखाने हैं जहाँ माल रखा जाता है और फिर वही थोड़ा थोड़ा करके अंदरूने मुल्क मुंतकिल कर दिया जाता है। मैं जानती हूँ तुम किस मकसद के लिए अफगानिस्तान जा रहे हो। तुम लोगों के बारे में कई रोज पहले इत्तला मिल गई थी। यहाँ पार्टियां आती रहती हैं जिनमें आमतौर पर मर्द ही होते हैं, लेकिन पहली मर्तबा एक औरत को देखकर मुझे हैरत हुई थी। तुम इतनी प्यारी सी हो, खतरात से क्यों खेल रही हो? समीना ने गहरा सांस लेते हुए कहा, अब तो खतरात मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं। ज़ैनब ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। ये तोर खान बड़ा कमीना और खतरनाक आदमी है। अक्सर यहाँ आता रहता है, मुझ पर बुरी नीयत रखता है, लेकिन मलिक फरीद खान की वजह से कुछ नहीं कर सकता। तुम उससे जरा होशियार रहना। वो जिन नजरों से तुम्हें देखता है उससे मैंने अंदाजा लगाया है कि तुम्हारे बारे में भी उसकी नीयत अच्छी नहीं है। समीना बोली, मैं उसे अच्छी तरह जान चुकी हूँ। तुम ठीक कहती हो, वाकई वो बहुत खबीस आदमी है, लेकिन मुझे उस जैसे आदमियों से निमटना भी आता है। वो बातें कर रही थी कि पौधों में एक बार फिर सरसराहट की तेज आवाज सुनाई दी। इस मर्तबा उन दोनों ने मुड़कर दाईं तरफ देखा और फिर उसके साथ ही समीना का दिल उछल कर हलक में आ गया। वो उछल कर खड़ी हो गई। ज़ैनब भी एक झटके से उठकर खड़ी हो गई थी। उसके मुंह से खौफ की हल्की सी चीख निकल गई। कद्दे आदम पौधों से 2 आदमी निकलकर उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उनमें से एक के कंधे पर ऑटोमेटिक राइफल लटकी हुई थी और दूसरे के बेल्ट में उड़सा हुआ पिस्तौल साफ नजर आ रहा था। वो दोनों नपे तुले अंदाज में कदम उठाते हुए उनकी तरफ आ रहे थे। दोनों के होंठों पर बड़ी मकरूसी मुस्कुराहट थी। वो इस अंदाज में आगे बढ़ रहे थे जैसे कोई शिकारी किसी शिकार को घेरने की कोशिश कर रहा हो। समीना ने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? उनमें से एक आदमी ने कहा,
तोर खान ने ठीक ही कहा था, तुम तो वाकई कयामत हो, कयामत। समीना बोली, और तुम शायद ये नहीं जानते कि जब कयामत टूट पड़ती है तो कुछ बाकी नहीं बचता। पिस्तौल वाले ने 2 कदम और आगे बढ़ते हुए कहा, ऐसी कयामत को तो हम हंसी खुशी कबूल करते हैं। उसकी मुस्कुराहट में कुछ और कराहत सी आ गई। इस मर्तबा ज़ैनब ने चीखते हुए कहा, दूर रहो हमसे। उसके चेहरे पर भी खौफ के तासुरात नुमायां थे। बोली, तुम लोग इस इलाके के तो नहीं लगते, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो, और तुरखान से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? उसी शख्स ने कहा, हम भी इसी जमीन के रहने वाले हैं और तुरखान हमारा दोस्त है। हम तुरखान से अपनी दोस्ती का हक अदा करने आए हैं। यह कयामत तो तुरखान की गोद में जाएगी और तुम पर हमारा हक है। ज़ैनब बोली, तुम शायद नहीं जानते कि हमारा ताल्लुक मलिक फरीद खान से है और ये इलाका भी उसी का है। तुम लोगों की भलाई इसी में है कि चोरों की तरह आए हो, उसी तरह वापस चले जाओ, वरना मलिक फरीद खान तुम्हारे पूरे कबीले को मलियामेट कर देगा। पिस्तौल वाले ने कहका लगाया, बोला, मलिक फरीद खान के तो फरिश्तों को भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हें जमीन निगल गई या आसमान ने उचक लिया। हम तुम्हें ऐसी जगह ले जाकर रखेंगे जहां फरीद खान का पूरा कबीला भी तुम लोगों का सुराग नहीं लगा सकेगा। तुम दोनों के लिए बेहतर यही है कि खामोशी से हमारे साथ चल पड़ो, वरना हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे। वो दोनों उनके बिल्कुल सामने आ गए। पिस्तौल वाले ने होल्स्टर से पिस्तौल निकाल लिया था और दूसरे आदमी ने भी कंधे से राइफल उतार ली थी। समीना के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। ये इत्तेफाक था कि आज वो अपनी राइफल लेकर नहीं आई थी। हालांकि वो जब भी ज़ैनब के साथ बस्ती से बाहर निकली, राइफल उसके कंधे पर जरूर होती थी, लेकिन आज उसने राइफल को फालतू बोझ समझकर मकान पर ही छोड़ दिया था। उसके सामने खड़े हुए दोनों आदमी मुसल्लह थे और उनके इरादे भी खतरनाक थे, लेकिन समीना भी आसानी से हथियार डालने वाली तो नहीं थी। माजी में वो कई बार इससे भी ज्यादा खतरनाक सूरत हाल का सामना कर चुकी थी। उसने मौत की आंखों में झांकना सीख लिया था, लेकिन वो जानती थी कि इस किस्म की सूरत हाल में जोश से काम बिगड़ जाता है। ऐसे मौके पर तो होश और ठंडे दिमाग से काम लेने की जरूरत होती है, और उस वक्त भी समीना ने जोश की बजाय होश से काम लेने का फैसला किया था। उसने ज़ैनब की तरफ देखते हुए आंख से मखसूस इशारा किया और पिस्तौल वाले की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन तुम हमें हाथ नहीं लगाओगे। पिस्तौल वाला बोला, मैं वादा करता हूं कि रास्ते में तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन अपने ठिकाने पर पहुंचने के बाद तुम लोग हमारा हाथ नहीं रोक सकोगे। वो दोनों उनके आगे चल पड़ी। पिस्तौल वाला दाएं समत समीना की तरफ था और राइफल वाला ज़ैनब की तरफ। वो झाड़ियों से निकलकर दूसरी तरफ आ गए। उधर तकरीबन 100 फुट नशेब में दरख्तों के साथ 2 घोड़े बंधे हुए नजर आए। समीना को समझने में देर न लगी कि ये सब कुछ सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है। तुरखान उनकी निगरानी करवाता रहा था और बिलाखिर आज उन्हें अगवा कराने का फैसला कर ही लिया। वो लोग उनके ताक़ुब में घोड़ों पर आए थे। घोड़े उन्होंने दूर ही छोड़ दिए थे और शायद इस वजह से उन्हें घोड़ों की आवाज सुनाई नहीं दी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ढलान पर उतरने लगे। वो दोनों आदमी उनके दाएं बाएं साथ साथ चल रहे थे। ढलान में उतरते हुए समीना ने ज़ैनब की तरफ देखा और फिर उन्होंने बैक वक्त हरकत की। समीना ने बड़ी फुर्ती से घूमकर पिस्तौल वाले के हाथ पर किक लगाई। पिस्तौल उस शख्स के हाथ से निकलकर हवा में उड़ता हुआ दूर झाड़ियों में जा गिरा। वो शख्स बदहवास हो गया। समीना की ये हरकत उसके लिए कतई गैर मुतवक्के थी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोचता, समीना ने उछलकर उसकी पसलियों पर एक और जोरदार किक मार दी। वो कराहता हुआ झाड़ियों में गिरा और नीचे लुढ़कता चला गया। समीना भी संभल कर उसके पीछे लपकी थी। दूसरी तरफ ज़ैनब ने भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई की थी। उसने बड़ी तेजी से घूमकर राइफल वाले के पहलू में किक मारी थी। राइफल वाला लड़खड़ा कर नीचे गिरा था, लेकिन राइफल उसके हाथ से नहीं छूटी थी। ज़ैनब ने उस पर छलांग लगा दी और उसकी राइफल पर गिरफ्त जमा दी। दोनों में राइफल के लिए कशमकश होने लगी। ज़ैनब नाजुक सी लड़की होने के बावजूद बड़ी ताकतवर साबित हो रही थी। उसने दोनों हाथ राइफल पर जमा रखे थे और राइफल छीनने की कोशिश करते हुए अपने हरीफ को भी जेर करने की कोशिश कर रही थी। उस शख्स के दाएं हाथ की उंगली किसी तरह ट्रिगर पर पहुंच गई। उसने ट्रिगर दबा दिया। फजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। राइफल की नाल ऊपर की तरफ थी। गोलियां फजा को चीरती हुई ऊपर निकल गईं। ज़ैनब फायरिंग की आवाज से कतई खौफजदा नहीं थी। उसने अपने हरीफ के दाएं बाजू पर दांत गाड़ दिए। वो शख्स बिलबिला उठा। राइफल से उसका हाथ हट गया। ज़ैनब ने भी अपना सीधा हाथ राइफल से हटा लिया और अपनी घेर वाली कमीज के नीचे हाथ डालकर एक खंजर निकाल लिया। उसने खंजर वाला हाथ बुलंद करके उस शख्स के सीने पर वार करना चाहा, मगर उस शख्स ने बड़ी फुर्ती से उसका हाथ पकड़ लिया। बड़ी अजीब सी सूरत हाल थी। उन दोनों का एक एक हाथ राइफल पर था और दूसरा हाथ खंजर पर। अब खंजर के लिए कशमकश हो रही थी और फिर अचानक ही उस शख्स ने पूरी कुव्वत से लोट लगाई और ज़ैनब के सीने पर सवार हो गया। उसके चेहरे पर बड़ी दरिंदगी थी। उसने राइफल छोड़ दी
एक हाथ से ज़ैनब का कंधा दबाए रखा और दूसरे हाथ से खंजर नीचे लाने की कोशिश कर रहा था। ज़ैनब ने एक हाथ से उसका खंजर वाला हाथ पकड़ रखा था। उसने राइफल छोड़ दी और दूसरा हाथ भी खंजर वाले हाथ की कलाई पर जमा दिया। ज़ैनब पूरी कुव्वत से अपने हरीफ का खंजर वाला हाथ रोके हुए थी। कुव्वत आजमाई से उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। वो अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसके हाथों की गिरफ्त जरा भी ढीली हुई तो खंजर उसके सीने में पैवस्त हो जाएगा। ज़ैनब ने लेटे लेटे अपनी एक टांग समेट ली और उस शख्स की टांगों के बीच में घुटने से ठोकर लगाई। वो शख्स करा उठा, लेकिन खंजर पर उसकी गिरफ्त में कोई फर्क नहीं आया था। ज़ैनब ने घुटने से उसी जगह एक और ज़रब लगाई। ये ज़रब पहले से ज्यादा जोरदार थी। वो शख्स बिलबिला उठा, उसके आज़ा ढीले पड़ गए। ज़ैनब ने बड़ी फुर्ती से उस शख्स को अपने ऊपर से पलट दिया और उससे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उठ खड़ी हुई। तकलीफ के बावजूद उस शख्स ने एक बार फिर खंजर से ज़ैनब पर हमला करने की कोशिश की, मगर ज़ैनब ने बड़ी तेजी से एक तरफ छलांग लगा दी और चंद फुट दूर पड़ी हुई राइफल उठा ली। उस वक्त ज़ैनब के चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। राइफल उठाते ही उसने एक ब्रस्ट मारा। फजा एक बार फायरिंग की आवाज से गूंज उठी। इस मर्तबा फायरिंग की आवाज में उस शख्स की चीख की आवाज भी शामिल थी। उस शख्स के दाएं घुटने पर सिर्फ एक गोली लगी थी। उसके घुटने की हड्डी टूट गई थी और वो चीखता हुआ पत्थरों पर लौट रहा था। ज़ैनब चाहती तो ये थी कि उसका जिस्म गोलियों से छलनी कर दे, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पा लिया। फायरिंग के साथ चीख की आवाज समीना ने भी सुनी। वो दौड़ते दौड़ते एकदम रुक गई। उसने अपने हरीफ की तरफ देखा जो ढलान पर लुढ़कता हुआ तकरीबन 20 गज दूर जा चुका था। फिर उसने मुड़कर पीछे देखा। ज़ैनब राइफल लिए खड़ी नजर आई, लेकिन वो आदमी नजर नहीं आ रहा था। समीना दौड़ती हुई ज़ैनब के पास पहुंच गई। वो शख्स अपनी टांग पकड़े तड़प रहा था। खून से उसके कपड़े और आसपास के पत्थर तर हो रहे थे। ज़ैनब ने उस पर राइफल तान रखी थी और चीख चीख कर पश्तों में कुछ कह रही थी। समीना ने उसके करीब पहुंचकर कहा, ज़ैनब, इसे मारना नहीं, जिंदा बस्ती में ले चलो ताकि ये अपनी जबान से दूसरों को बता सके कि ये लोग किसके कहने पर क्या करने आए थे। ज़ैनब बोली, ठीक है, मैं इसे घसीटती हुई बस्ती तक ले जाऊंगी और फिर वहां सबके सामने इसका जिस्म गोलियों से छलनी कर दूंगी। दफतन घोड़ों के टापों की आवाज सुनकर वो दोनों चौंक गईं। समीना ने घूमकर उस तरफ देखा और फिर उसके मुंह से बेख्तियार जोरदार कहकहा निकल गया। दूसरा आदमी घोड़े पर बैठ कर फरार हो गया था। वो दोनों सूरमा उन्हें अगवा करने आए थे, मगर उन्हें लेने के देने पड़ गए थे। एक अपनी जान बचाकर भाग गया था और दूसरा जख्मी होकर उनका कैदी बन गया था। समीना ने पौधों में से खंजर और पिस्तौल भी तलाश कर लिया और फिर नशेब में जाकर उस शख्स का घोड़ा ले आई। उनके खच्चर वहां से तकरीबन 200 गज दूर थे। समीना का ख्याल था कि जख्मी कैदी को घोड़े पर बिठा दिया जाए और वो उनके साथ पैदल चलते हुए नदी तक आए, लेकिन ज़ैनब इस पर आमादा नहीं थी। वो जख्मी कैदी को ठोकरें और राइफल के बट मारती हुई नदी तक लाई थी। घुटने की हड्डी टूटने की वजह से उसकी टांग बेजान होकर लटक गई थी। वो बड़ी मुश्किल से घिसट घिसट कर वहां तक पहुंचा था। ज़ैनब तो उसे बस्ती तक इस तरह ले जाना चाहती थी, लेकिन समीना ने उस शख्स को सहारा देकर एक खच्चर पर बिठा दिया और खुद उसके घोड़े पर सवार हो गई। वो अब तक खच्चर की सवारी करती आई थी और अब घोड़े पर सवार होते ही उसे कोई खौफ महसूस नहीं हुआ था। ज़ैनब दूसरे खच्चर पर बैठ गई। उसने जख्मी को राइफल की जद पर ले रखा था और इस तरह वो जख्मी कैदी को लेकर बस्ती की तरफ रवाना हो गई। वो बस्ती से तकरीबन 1 मील दूर थी कि शारिक, मेहराब खान, बाजित और 2 आदमी खच्चरों पर सवार बस्ती की तरफ से आते हुए दिखाई दिए। उन सब के पास राइफलें थीं। समीना वगैरह को देखकर वो रुक गए। शारिक ने पहले समीना, ज़ैनब और फिर उस शख्स की तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? कुछ देर पहले फायरिंग की आवाज आई थी, ये कौन है? समीना बोली, ये तोर खान का साथी है। इसके साथ एक और आदमी भी था। ये दोनों तोर खान के कहने पर हमें असलहे के जोर पर अगवा करने आए थे। एक भाग गया और दूसरा तुम लोगों के सामने है। ज़ैनब चीखी, तोर खान कहाँ है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। शारिक बोला, वो तो सुबह से ही कहीं गया हुआ है, लेकिन अब मैं सूरत हाल को समझ रहा हूँ। मुझे यकीन है कि अब वो वापस नहीं आएगा, लेकिन बहरहाल आज दोपहर को गुल रहमान यहाँ पहुँचने वाला है। इसे तो बस्ती में ले चलो। मेहराब खान ने कंधे पर लटकी हुई राइफल उतारते हुए कहा, इसे बस्ती में ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई हमारी औरतों को बुरी नजर से देखता है तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ते। शारिक ने उसे रोक दिया, बोला, नहीं मेहराब खान, बात सिर्फ औरतों की नहीं है। मुझे शुबा है कि तोर खान हमारे खिलाफ कोई और साजिश भी कर रहा है। अगर ऐसी कोई बात हुई तो इस शख्स की गवाही हमारे लिए मुफीद साबित होगी, इसलिए इसे गुल रहमान के आने तक जिंदा रखना जरूरी है। बात मेहराब खान की समझ में आ गई थी। उसने राइफल दोबारा कंधे पर लटका ली, ताहम वो गुस्से से गालियां बकता रहा था। वो लोग बस्ती में पहुंच गए। जख्मी शख्स का नाम बासिम गुल था। उसे घोड़े से उतारकर कमरे के फर्श पर फेंक दिया गया। खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसका रंग बिल्कुल सफेद हो रहा था और वो तकलीफ की शिद्दत से कराह रहा था।
समीना ने जैनब के मकान में आते ही कपड़े बदल लिए। जैनब की माँ भी गुस्से में थी और वो चीख चीख कर तोर खान को बुरा भला कह रही थी। तकरीबन 2 घंटे बाद गुल रहमान भी पहुंच गया। उसके साथ 2 आदमी और थे। उसे जब सूरत हाल का पता चला तो वो एकदम बिफर गया। वो जख्मी बासिम गुल से पूछगिछ करने लगा। उसकी बातों से पता चला कि कोई साजिश नहीं थी। तोर खान सिर्फ उन लड़कियों को उठाना चाहता था। वो शख्स बता रहा था वो बहुत बेचैन है। उसने कहा था कि जब से उसने समीना को देखा है उसकी रातों की नींदें उड़ गई हैं। 2 दिन पहले वो हमारे पास आया था और समीना को उठाने का मंसूबा बनाया था। उसने कहा था कि समीना और जैनब आजकल खच्चरों की सवारी करते हुए बस्ती से मीलों दूर निकल जाती हैं। अगर हम उन दोनों को उठा लाएं तो वो जैनब को हमारे हवाले कर देगा। लेकिन ये लड़कियां हमारी तवक्को से ज्यादा खतरनाक निकली। गुल रहमान ने कहा, तोर खान कहाँ है? बासिम गुल ने कहा, हमारी बस्ती में। हम खाना बदोश हैं। यहाँ से तकरीबन 15 मील दूर इस पहाड़ी के पीछे हमने पड़ाव डाल रखा है। तोर खान ने कहा था कि यहाँ हमें कोई नहीं पहचानता। यूं भी 1-2 रोज बाद हम डेरा उठाने वाले थे। हमारा भी यही ख्याल था कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। गुल रहमान बोला, तोर खान ने तुम्हें कोई और लालच भी दिया होगा? बासिम गुल ने कहा, उसने हमें 2 बोरी आटा लेकर दिया था। गुल रहमान उठकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसने अपने साथ आने वाले 2 आदमियों को इशारा किया। वो बासिम गुल को घसीटते हुए बस्ती से बाहर ले गए। तकरीबन आधे घंटे बाद गोलियों की आवाज पहाड़ों में गूंज गई। शारिक को समझने में देर न लगी कि बासिम गुल को खत्म कर दिया गया था। उसने औरतों को अगवा करने की कोशिश करके संगीन जुर्म किया था और उसे उस जुर्म की सजा मिल गई थी। उसके तकरीबन 1 घंटे बाद 5 आदमी घोड़ों पर सवार खानाबदोशों की उस बस्ती की तरफ जा रहे थे जहां बासिम गुल के कहने के मुताबिक तोर खान छुपा बैठा था। इस पार्टी की रहनुमाई गुल रहमान कर रहा था और इन 5 आदमियों में जैनब का बाप मेहराब खान और शारिक भी शामिल थे। खानाबदोशों की इस बस्ती का फासला अगरचे 15 मील से ज्यादा नहीं था, लेकिन पहाड़ों में रास्ता बहुत दुश्वार था। घोड़ों की रफ्तार बहुत कम थी। इस तरह वो तकरीबन 1.5 घंटे बाद बस्ती के निवाह में पहुंच सके थे। गुल रहमान ने एक पहाड़ी पर घोड़ा रोक लिया और हाथ उठाकर दूसरों को भी रुकने का इशारा किया। शारिक गुल रहमान के दाईं तरफ था। वो नशेब में वाक़े खानाबदोशों की बस्ती की तरफ देख रहा था। ये बस्ती एक पहाड़ी के दामन में चश्मे के किनारे आबाद थी। 15-20 घर थे, जिनमें 2 घर मिट्टी और गारे से बने हुए थे और बाकी खैमे थे। खैमों के नीचे भी तकरीबन 1.5 फुट ऊंची गारे की दीवारें थीं और ऊपर खैमों के पर्दे। ये बस्ती तकरीबन 500 फुट नशेब में थी। वो उस नशेब में उतरने का रास्ता तलाश कर रहे थे कि एक घुड़सवार बस्ती से निकला। घोड़े का रुख बस्ती की मुखालिफ समत में था। देखते ही देखते वो घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। घुड़सवार ने 1-2 मरतबा गर्दन घुमाकर पीछे भी देखा। मेहराब खान उसकी तरफ देखते हुए चीखा, गुल रहमान, तोर खान फरार हो रहा है, मुझे इजाजत दो कि मैं इसका पीछा करूं। गुल रहमान ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। बोला, नहीं मेहराब खान, वो बुज़दिल और कमीना आदमी है, जल्द ही हमारे काबू में आ जाएगा। फिलहाल इसे जाने दो, आओ जरा बस्ती तक चलते हैं। वो एक तंग से रास्ते पर हो लिए। उस तंग से रास्ते पर तो वो एक कतार में चलते रहे, लेकिन खुली जगह पर आते ही फैल गए। बस्ती अब उनसे सिर्फ 50 गज के फासले पर थी। अभी तक उन्हें बस्ती का एक फर्द भी नजर नहीं आया था, लेकिन फिर अचानक ही बस्ती के बच्चे और औरतें खैमों से निकलकर बस्ती के सामने जमा हो गए। गुल रहमान ने अपने साथियों को रोकने का इशारा किया और खुद चंद गज आगे बढ़कर उन औरतों और बच्चों के सामने घोड़ा रोक लिया। गुल रहमान ने चीख कर कहा, क्या इस बस्ती में कोई मर्द बाकी नहीं रहा जो औरतों और बच्चों को हमारे सामने लाकर खड़ा कर दिया गया है? एक अधेड़ उम्र औरत ने चीख कर कहा, गुल रहमान, हमारे मर्दों ने बहुत बुरा किया। लालच में आकर इन 2 आदमियों ने पूरे कबीले को दूसरों की नजरों में रुस्वा कर दिया। उन्हें तोर खान ने ऐसा करने पर मजबूर किया था। अगर हमें तोर खान की नीयत का पता चल जाता तो हम ऐसा कभी न होने देते। उन दोनों ने हमारे चेहरों पर कालक मल दी है, माफ कर दो इन्हें। गुल रहमान बोला, उनमें से एक तो माफी की हद से बहुत आगे जा चुका है, बेहतर यही है कि दूसरे को भी हमारे हवाले कर दो। उस औरत ने कहा, दूसरा यहाँ आया था लेकिन तोर खान से कुछ बात करने के बाद चला गया और अब तोर खान भी तुम लोगों को देख कर भाग गया है। गुल रहमान बोला, ऐसी सूरत में मेरा फैसला यह है कि 24 घंटों के अंदर अंदर तुम लोग यहाँ से अपना पड़ाव उठा लो। कल शाम से पहले पहले तुम लोग इस इलाके से निकल जाओ। कल शाम को अगर ये खैमे यहाँ नजर आए तो इन्हें आग लगा दी जाएगी। अब जाओ और घरों में छुपे हुए मर्दों से कहो कि बाहर निकलें और अपने हाथों से खैमे उखाड़ना शुरू कर दें। गुल रहमान ने अपना घोड़ा मोड़ लिया और अपने साथियों को भी चलने का इशारा किया। शारिक वगैरह ने भी अपने घोड़े मोड़ लिए। जब वो अपनी बस्ती में दाखिल हुए तो सूरज गुरूब हो रहा था। गुल रहमान अब भी गुस्से में था। वो बाजिद खान पर बरस पड़ा। बोला, तुमने तोर खान को ऐसा करने से क्यों नहीं रोका? क्या तुम नहीं जानते थे कि मेहमान खुदा की रहमत होते हैं? उनकी खिदमत और हिफाजत हमारा फर्ज है। क्या तुम मेहमान नवाजी की रिवायात को भूल गए हो बाजिद खान?
तुमने तुरखान को ऐसी बातों से मना क्यों नहीं किया जिससे हमारी इज्जत पर हर्फ आता हो? बाजिद खान ने मध्यम और पुरसुकून लहजे में कहा, खान गुल रहमान, मैं उस सफर में तुरखान के साथ जरूर था, लेकिन उसने मेरे सामने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे मुझे इस किस्म का कोई शुबा होता। और खान, किसी के दिल की बात मैं कैसे जान सकता हूँ? अगर मुझे उस पर मामूली सा भी शुबा होता तो मैं उसे सिर्फ रोकता नहीं, सरजनिश भी करता। गुल रहमान बोला, हाँ, ये तुम ठीक कहते हो कि कोई किसी के दिल की बात नहीं जान सकता, लेकिन मेरे सीने में भड़कती हुई आग उस वक्त तक ठंडी नहीं होगी जब तक मैं तुरखान को अपने हाथों से सजा नहीं दे लूंगा। मेरी नजरें मेहमानों के सामने झुकी रहेंगी। शारिक ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए मध्यम लहजे में कहा, गुल रहमान, तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। उन बदमाशों ने 2 लड़कियों को अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें उन लड़कियों ही के हाथों जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ा। और जहां तक तुरखान का सवाल है तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि जब भी उससे मेरा सामना होगा, मेरी साथी उससे अपनी तौहीन का बदला ले लेगी। गुल रहमान बोला, ये हमारी रिवायात के खिलाफ है शारिक भाई। तौहीन हमारी हुई है, हमारी मेहमान नवाजी की रिवायात को पामाल किया गया है। उस बदमाश ने हमारी पेशानी पर धब्बा लगा दिया है और ये धब्बा उसके खून से ही साफ होगा। शारिक खामोश रहा। वो मजीद कुछ कहकर गुल रहमान के गुस्से को भड़काना नहीं चाहता था, क्योंकि इस तरह बात मजीद बिगड़ सकती थी। वो उन कबाइलियों की फितरत को समझ चुका था। ये जब तक अपनी तौहीन का बदला नहीं ले लेते चैन से नहीं बैठते, और मेहमानों की इज्जत और जानो माल बचाने के लिए तो ये लोग अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं।